बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 13.3 जिसका नाम है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अगर मैं उर्दू बताना चाहूँ तो साउंड का मतलब आपको पता है आवाज़ होता है, और करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खुसूसियात। ठीक है, अगर ये लफ्ज़ मुश्किल है, समझ नहीं आ रही, तो खूबियाँ ज़हन में रख लें। करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कौन कौन सी खूबी है, तो हमने देखना है कि साउंड के पास क्या क्या खूबियाँ हैं। बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है और हम इसको दो पार्ट्स में समझेंगे क्योंकि दो अलग अलग नौइयत के सवाल बनते हैं। अब बात को सुनिएगा। पहली करेक्टरिस्टिक है लाउडनेस। अकेले इस लाउडनेस पे लॉन्ग आएगा जो कि आज के लेक्चर में हम समझेंगे। अगले पेज पर बाकी करेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। ये तो डायग्राम मैंने पेस्ट की हुई है यहाँ पर, ये वाली बच्चे पिच है, क्वालिटी है, तो बाकी करेक्टरिस्टिक्स एक अलग से लॉन्ग है जिसका सवाल होगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। और सिर्फ जो पहली करेक्टरिस्टिक है ना जिसका नाम है लाउडनेस, ये अलग से लॉन्ग है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ लाउडनेस को समझेंगे। बच्चे लाउडनेस का मतलब है, लाउड कहते हैं ना ऊंचा, तो कुछ आवाज़ ऊंची होती है जिसको हम लाउड साउंड कहते हैं, और कुछ आवाज़ें मध्यम होती हैं या जिनकी ऊंचाई इतनी नहीं होती, जो इतनी ऊंची नहीं होती, आप उनको फेंट साउंड कहते हैं। यानी अगर मैं बहुत ऊंचा बोल रहा हूँ तो मैं लाउड हूँ, और अगर मैं बहुत हल्का बोल रहा हूँ, मध्यम बोल रहा हूँ, तो मैं फेंट हूँ। तो लाउडनेस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। ये साउंड की यही प्रॉपर्टी है कि कौन सी साउंड लाउड है और कौन सी फेंट है। ठीक है, दैट अलाउज अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लाउड एंड फेंट साउंड। यानी इससे हम ये फ़र्क कर सकते हैं कि कौन सी जो आवाज़ है वो लाउड है, ऊंची है, और कौन सी जो है वो फेंट है, मध्यम है। इस प्रॉपर्टी का नाम है लाउडनेस। ओके, आगे देखें। कहता है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, व्हेन स्पीकिंग विद फ्रेंड्स, आप अपने करीब खड़े दोस्त के साथ बोल रहे हो तो क्या आप बहुत ऊंचा बोलोगे या मध्यम सा भी काम चल जाएगा? सो जाहिर सी बात है आप हल्की आवाज़ में बोलोगे। सो व्हेन स्पीकिंग विद फ्रेंड्स, जब आप फ्रेंड से बातें कर रहे हो ना, आवर वॉइस इज़ सॉफ्ट, हमारी आवाज़ क्या होगी? हल्की सी होगी, जिसको आप फेंट साउंड में ऊपर क्या किया ना, मध्यम आवाज़। बट लेकिन वाइल एड्रेसिंग अ लार्ज ऑडियंस, एड्रेस का मतलब होता है ख़िताब करना, यानी खुतबा देना या बात करना कह लें चले। अगर हम लार्ज ऑडियंस यानी एक बड़ी ऑडियंस बैठी हो उसके साथ बात कर रहे हो, सो हम क्या हल्का बोलेंगे? नहीं, वी स्पीक लाउडर, हम ऊंचा बोलेंगे ताकि सबको आवाज़ है। तो लाउडनेस की समझ आई? वेरी इजी, कि कुछ आवाज़ें लाउड होती हैं और कुछ फेंट होती हैं। हमने अगर इनमें फ़र्क कर लिया तो दिस इज़ लाउडनेस। ओके, अब बेटा आगे देखें। कहता है द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। यानी ये जो लाउडनेस है ना, इसके भी आगे कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम उनके नाम या उनके डिटेल देखेंगे। सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। आपको याद होगा मेरा पहला लेक्चर जिसमें मैंने बोला था कि आवाज़ पैदा करने के लिए ना वाइब्रेटिंग बॉडी होना ज़रूरी है। अगर आप बॉडी को वाइब्रेट करेंगे तो ही आवाज़ पैदा होगी। सो वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड का ताल्लुक़ होता है लाउडनेस के साथ। ऑलराइट, किस तरह से? जो बेटा मिसाल के समझते हैं। ये हमारे पास एक गिटार है जिसकी आपको पता है ना, ये स्ट्रिंग्स होती हैं, रस्सियाँ होती हैं। अब जाहिर है ये हैंड जो है ये इन रस्सियों को प्लग कर रहा है, यानी उठा के छोड़ रहा है, जिससे बॉडी वाइब्रेट कर रही है। ये जो रस्सियाँ हैं वाइब्रेट कर रही है और आपको एक आवाज़ यानी साउंड सुनाई देगी। अब लेट सपोज़ ये जो हाथ है ना, ये इस रस्सी, सीधी रस्सी को बहुत ज़्यादा प्लग कर दे, यानी बहुत ज़्यादा दूर तक खींचे और छोड़े। तो मेरा सवाल, क्या ऐसा करने से बहुत ऊंची आवाज़ आएगी या मध्यम सी आएगी? जाहिर है जितना ज़्यादा इस रस्सी को खींचा जाएगा बेटा उतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी। सो दिस इज़ एम्पलीट्यूड, यानी ओरिजिनल पोजीशन ये है, दिस वन, और जितना ज़्यादा खींचेंगे वो डिस्टेंस ही एम्पलीट्यूड होता है। ये जो फासला है ना सारा का सारा, ये एम्पलीट्यूड है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इतना खींच दूँ तो ज़ाहिर है ये फासला मज़ीद बढ़ गया, एम्पलीट्यूड मज़ीद बढ़ गया, सो आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। सो दिस इज़ एम्पलीट्यूड फैक्टर, यानी आवाज़ का एम्पलीट्यूड से क्या ताल्लुक़ है? डायरेक्ट ताल्लुक़ है। ठीक है, लाउडनेस, आवाज़ की जो लाउडनेस है ना, लाउडनेस, जितना ज़्यादा आप किसी इंस्ट्रूमेंट को वाइब्रेट करेंगे ना, उसका एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जाहिर है उतनी ही वो लाउड आवाज़ पैदा होगी। जी बच्चे, कहता है द लाउडनेस ऑफ साउंड
डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड से इसका ताल्लुक़ होता है लाउडनेस का। जितना ज़्यादा बॉडी का एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लाउड आवाज़ होगी। जैसा कि यहाँ पे देखें, मैंने आपको इस तरह से बड़ा बनाया ना, अगर जितना बड़ा बनाएंगे ये जो डिस्टेंस होता है ना, दिस वन, यही एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो देखें लार्ज एम्पलीट्यूड है, जबकि इसमें छोटा डिस्टेंस है तो थोड़ा एम्पलीट्यूड है, स्मॉल एम्पलीट्यूड है। और अगर एम्पलीट्यूड बड़ा है जैसा कि इस मिसाल में, तो वो आवाज़ आपको लाउड सुनाई देती है। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल है, छोटा है, तो वो आवाज़ क्वाइट सुनाई देती है। क्वाइट भी कहते हैं खामोश सी आवाज़, हल्की सी आवाज़। ठीक है, अब मिसाल देखिएगा, इफ़ वी प्लग, अगर हम खींचें द स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार, एक गिटार की रस्सियों को, विद मोर फोर्स, ज़्यादा ताकत के साथ, यानी ज़्यादा दूर, तो वाइब्रेशंस विल हैव ग्रेटर एम्पलीट्यूड। ज़ाहिर है रस्सी ऐसे पड़ी थी, आपने बहुत खींच लिया, तो बेटा ये जो सारा डिस्टेंस है ना, दिस इज़ एम्पलीट्यूड, तो ये ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, एंड प्रोड्यूसिंग अ लाउडर साउंड, तो बेटा इससे आपको लाउड यानी ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। इसी तरह से एक और मिसाल लेता हूँ जी। बेटा ये एक ड्रम की मिसाल सुनिएगा। आपको पता है ना, ड्रम की ये जो लेयर होती है जिसके ऊपर आप बीट करते हो, कोई चीज़ मारते हो, जैसा कि ये रबर का हैमर सा होता है ना, हथौड़ा सा, आप ये मारते हो ना तो वो आवाज़ पैदा होगी। सो बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन कह लें, चले इसको मेम्ब्रेन कह लेते हैं, ये जो शीट होती है ना ड्रम की, ये पहले इस तरह से सीधी ऐसे पड़ी होती है, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर ऐसे कोई हैमर मारते हो ना, तो जाहिर है ये नीचे को जाएगी। ठीक है, अब आपने जितनी ज़ोर से हैमर मारा होगा ये उतनी ज़्यादा नीचे जाएगी ना, जाहिर है आपने ऊपर से ज़ोर लगाया है, तो फिर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक मैं एम्पलीट्यूड का ही फैक्टर पढ़ा रहा हूँ। सो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ने से आपको ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। तो ज़ाहिर है अगर मैं इस ड्रम को बड़ी ताकत के साथ मारता हूँ ना, तो मुझे ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ये उतना ही नीचे चली जाती है, तो उतना ही एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा आवाज़ उतनी लाउड हो जाएगी जी। तो इस बात को देखें, कहता है लाइक वाइज, यानी बिल्कुल इसी तरह से स्ट्राइकिंग आ ड्रम, अगर आप एक ड्रम को स्ट्राइक करते हैं ना, मारते हैं हार्डर, जितना ज़्यादा सख्ती से, कॉजेज़ इट्स मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट मोर इंटेंसली। तो देखें बात को समझें, जितना ज़्यादा हार्डर यानी सख्ती से मारते हैं ना, उसकी मेम्ब्रेन, ये जो ड्रम है इसकी ये जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है, टू वाइब्रेट मोर वायलेंटली, यानी इंटेंसली, शिद्दत के साथ, यानी ये ज़्यादा नीचे जाएगी और फिर ऊपर भी ज़्यादा आएगी, तो ज़ाहिर है एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और रिजल्टिंग इन लाउडर नॉइस, और उससे आपको ज़्यादा लाउड आवाज़ सुनाई देगी जी। बेटा अगला दूसरा फैक्टर देखते हैं जिस पर लाउडनेस का डिपेंडेंस है, दैट इज़ एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जी। बेटा यहाँ पर ना मेरे पास दो ड्रम हैं, जस्ट उनके साइज़ का फ़र्क है, दिस इज़ लार्ज ड्रम एंड दिस इज़ स्मॉल ड्रम। अब मैं दोनों को अगर बराबर फोर्स के साथ, बराबर ताकत के साथ इसको भी मारता हूँ और इसको भी मारता हूँ, आपके ख़्याल में किस में ज़्यादा आवाज़ की लाउडनेस होगी, आवाज़ ज़्यादा किस में लाउड होगी? सो ज़्यादातर बच्चे, बल्कि सबका जवाब यही होना चाहिए कि जो बड़ा ड्रम है ना वो ज़्यादा आवाज़ पैदा करेगा। तो ऐसी क्या चीज़ है? दिस इज़ सरफेस एरिया। देखें इस बड़े ड्रम का ये जो एरिया है ये भी बड़ा है, तो उतनी ही फोर्स लगाने पर इसकी पैदा होने वाली जो आवाज़ है ना बेटा वो लाउड होगी, ऊंची होगी। लेकिन इस ड्रम का सरफेस एरिया बहुत छोटा है, सो आप फोर्स उतनी लगाएंगे लेकिन आवाज़ उस कदर ऊंची लाउड नहीं होगी। ठीक है, सो सरफेस एरिया का क्या ताल्लुक़ है? जितना बड़ा सरफेस एरिया जितना बड़ा उतनी ज़्यादा लाउडनेस। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए ना, डायरेक्ट यही होता ना, एक चीज़ बढ़ने से दूसरी भी उस लिहाज से बढ़े। सो अगर मैं किसी चीज़ का सरफेस एरिया जितना बड़ा लेता हूँ उतनी ही ज़्यादा उसकी लाउडनेस आती है, तो ये डायरेक्ट हुए जी। बेटा देखें, कहते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज़ ऑफ द वाइब्रेटिंग सरफेस। जिस सरफेस को आप वाइब्रेट कर रहे हो, बीट कर रहे हो, उसका साइज़ डिपेंड करता है, उसका एरिया डिपेंड करता है। ठीक है, अ लार्ज ड्रम, अगर मैं एक बड़ा ड्रम लेता हूँ जैसा कि मैंने आपको दिखाया, प्रोड्यूसेस अ लाउडर साउंड, उससे आपको एक ऊंची लाउड आवाज़ आएगी। देन स्मॉलर वन, यानी छोटे ड्रम की निस्बत या छोटे ड्रम के मुकाबले में, बिकॉज इट्स ग्रेटर सरफेस एरिया, क्योंकि जो बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा? ग्रेटर होगा,
अलाउज मोर एयर टू वाइब्रेट, और उससे ज़्यादा आवाज़ वाइब्रेट होगी। यू नो, आवाज़ या साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? एयर में ट्रैवल करती है ना कोई मीडियम चाहिए। सो अगर सरफेस एरिया का क्या ताल्लुक है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा ना, उसके ऊपर उतनी ज़्यादा एयर हवा होगी, इसलिए आवाज़ ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा ऊंचा ट्रैवल करेगी। लेकिन छोटे एरिया की जो ऊपर एयर होगी, हवा होगी, वो भी थोड़ी होगी, सो इसलिए आवाज़ लाउड के बजाय फेंट हो जाएगी, यानी मध्यम हो जाएगी। अब बच्चे एक और मिसाल समझते हैं। ये मिसाल को गौर से सुनना, कुछ बच्चों को ना समझने में प्रॉब्लम होती है। सो यू नो, ये जो डिवाइस होता है इसको हमने ट्यूनिंग फोक बोला हुआ है पिछले लेक्चर्स में ना। ये हमारा एक लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है ट्यूनिंग फोर्क। अगर मैं ट्यूनिंग फोर्क से आवाज़ पैदा करना चाहता हूँ तो आवाज़ पैदा करने का एक ही उसूल है कि वाइब्रेट करवाऊँ। सो ज़ाहिर है मुझे इसके इन प्रोंग्स को, इन बाजुओं को क्या करना पड़ेगा? वाइब्रेट करवाना पड़ेगा। तो जब मैं वाइब्रेट करवाऊँगा ना, मुझे आवाज़ ऊंची आएगी या थोड़ी आएगी? आंसर इज़ मुझे थोड़ी आवाज़ आएगी, यानी मुझे फेंट साउंड सुनाई देगी। अब कंपैरिजन करते हैं ना कि लाउड कब सुनाई देगी, ऊंची कब सुनाई देगी। अगर आप उसी वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फोक को एक बेंच के ऊपर रख दो, मिसाल के तौर पे जो स्कूल में, एकेडमीज़ में बेंच होता है ना लकड़ी का, इसके ऊपर ये बेंच है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेंच है। इसके ऊपर मैंने ये वाला वाइब्रेटिंग सरफेस साथ में जोड़ दी, ठीक है, यानी कुछ इस तरह से ऐसे बना लेते हैं। ये ट्यूनिंग फोक को साथ मैंने जोड़ दिया बेंच के साथ, एंड कंडीशन क्या है कि ये वाइब्रेट कर रहा था। अब आप देखो, वही वाइब्रेट करता हुआ ट्यूनिंग फोक जब मैंने बेंच के साथ लगाया तो मुझे एक लाउड साउंड आई। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो है वो एक बड़ा एरिया है, ये जो बेंच है इसका बड़ा एरिया है, तो बड़ा एरिया होने की वजह से आवाज़ भी उतनी ज़्यादा ऊंची हो जाती है। ओके जी बेटा, इसको भी समझ लेते हैं। कहता है सिमिलरली स्ट्राइकिंग अ ट्यूनिंग फोक, आप एक ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करें, ज़रब लगाएं, हिट करें, अलोन, अकेला ट्यूनिंग फोक, पहले बेंच पे नहीं ना लगाया मैंने, पहले मैंने अकेला लिया था। क्रिएट अ फेंट साउंड, तो आपको कैसी आवाज़ सुनाई देगी? एक फेंट, मध्यम या लो आवाज़ सुनाई देगी। बट प्लेसिंग इट ऑन अ सॉलिड सरफेस लाइक अ बेंच, लेकिन आप क्या करें, उसको प्लेस कर दें, रख दें किसी बेंच जैसी सॉलिड चीज़ के ऊपर। एम्पलीफाइज द साउंड, तो आवाज़ डबल ट्रिपल हो जाएगी। एम्पलीफाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो जाना, बढ़ जाना। सो दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया, जितना वाइब्रेटिंग एरिया बढ़ा लेंगे ना आप, इंक्रीज़ लाउडनेस, बेटा आवाज़ की लाउडनेस उतनी बढ़ेगी, आवाज़ उतनी लाउड होना शुरू हो जाएगी। वाइल स्मॉलर एरिया प्रोड्यूस वीकर साउंड, और छोटे एरिया से आवाज़ भी वीक, कमज़ोर पैदा होती है। जी बेटा, अब हम थर्ड एंड लास्ट फैक्टर को समझते हैं जिसका नाम है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग सोर्स। जी मैंने वही वाली डायग्राम दोबारा बना ली। देखिए ये हमारा एक वाइब्रेटिंग सोर्स है, यानी हम इस ड्रम को क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इससे आवाज़ पैदा होगी, तो इसी को हम वाइब्रेटिंग सोर्स कहते हैं। अब मैं या कोई भी बंदा जो सुनने वाला है, ऑब्ज़र्वर कहते हैं उसको, एक ऑब्ज़र्वर मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया जो इस ड्रम की आवाज़ को सुन रहा है, एक मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? ऑब्ज़र्वर हैं, यानी आवाज़ को सुन रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज रख रहे हैं। अब आपके ख़्याल में किस ऑब्ज़र्वर को, ए को या बी को, किसको आवाज़ ऊंची सुनाई देगी? तो ज़्यादातर आंसर यही होगा, जो ये ड्रम पड़ा हुआ ना, तो ड्रम के जो करीब बंदा खड़ा है ना, उसको आने वाली आवाज़ ऊंची सुनाई देती है। लेकिन जितना जितना आप इस ड्रम से दूर चले जाते हो ना, जैसा कि इस ए बंदे को देख लें, बेटा ये बहुत दूर चला गया है, तो इसको जो आवाज़ आ रही है वो कमज़ोर या स्लो होती जाएगी। तो हमने देखा कि किसी बंदे का डिस्टेंस जितना कम होगा ना, किस से? वाइब्रेटिंग सोर्स से, जितना डिस्टेंस कम होगा आवाज़ उतनी लाउड सुनाई देगी। जैसा कि आप एक स्पीकर के पास ही खड़े हो जाएं, स्पीकर चल रहा है तो आपको बड़ी ऊंची आवाज़ सुनाई देगी। आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाएं, यानी डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं, जैसा कि इस ए ऑब्ज़र्वर ने किया है, तो जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे ना, आवाज़ उतनी फेंट या मध्यम होती जाएगी। जी बेटा देखें, कहते हैं लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिक्रीज एज द डिस्टेंस बिटवीन वाइब्रेटिंग सोर्स एंड द लिसनर इंक्रीज,
लिसनर सुनने वाला। सो जो वाइब्रेटिंग सोर्स है जिससे आवाज़ पैदा हो रही है और जो लिसनर है जो कि बेसिकली सुन रहा है, अगर उनके दरमियान का डिस्टेंस क्या हो जाए बच्चे, इंक्रीज़ हो जाए, फासला बढ़ जाए, सो लाउडनेस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ऐसे ही है ना, जो जितना फासला बढ़ाता जाएगा, जो जितना दूर जाता जाएगा, आवाज़ उसको उतनी स्लो सुनाई देगी। जी बेटा आगे देखें, दिस अक्कर, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिमिनिश विद द डिस्टेंस, क्योंकि जो साउंड वेव का एम्पलीट्यूड होता है ना वो डिमिनिश कहते हैं कम होता रहता है, कम होना, ठीक है, विद द डिस्टेंस के साथ। मिसाल के तौर पे यहाँ से आवाज़ पैदा हो रही है ना, तो बच्चे आवाज़ बड़ी ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाली होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरह से एम्पलीट्यूड उसका कम होता जाएगा और एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगी। यानी अगर आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप मोबाइल से ज़रा दूर जाते जाएँ, एक टाइम पे आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस के साथ साथ ये जो एम्पलीट्यूड होता है ना, ये सारा डिस्टेंस आवाज़ का, वेव का, ये बेटा कम होता जाता है और एक टाइम पे ज़ीरो हो जाता है। लिहाजा जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आवाज़ कम होती चली जाएगी। बच्चे अब यहाँ तक ना ये ख़त्म होता है हमारा डिस्टेंस तक का फैक्टर। बुक ने 3 फैक्टर दिए थे, हमने तीनों समझ लिए, एक एम्पलीट्यूड था, एक एरिया था और एक डिस्टेंस था। बट हमारा यहाँ से ऑनवर्ड यहाँ तक एक और फैक्टर बनता है, तो आपने अपने लॉन्ग में 4 फैक्टर की हेडिंग देनी है। चौथी फैक्टर जो फैक्टर है ना वो क्या है, ये हेडिंग देना आपने, लिसनर्स हियरिंग एबिलिटी। ये चौथा फैक्टर है लाउडनेस का। लिसनर यानी सुनने वाले के जो हियरिंग एबिलिटी है, उसकी जो सुनने की सलाहियत है ना, उस पर भी डिपेंड करती है लाउडनेस। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसके जो ईयर्स हैं, उसके जो कान हैं, वो इतने सेंसिटिव नहीं है, यानी वो स्लो आवाज़ को ना जल्दी पहचानता नहीं है, तो उसके करीब अगर आप जितना मर्ज़ी ऊंचा बोल लें तो ज़ाहिर है उसके लिए आवाज़ इतनी लाउड होगी नहीं, क्योंकि उसके कान में डिफेक्ट है। यानी आवाज़ आपको कितनी ऊंची सुनाई देती है डिपेंड करता है कि आपके कानों की कंडीशन क्या है, एबिलिटी क्या है। जी बेटा देखें, अ पर्सन विद सेंसिटिव ईयर्स जो बड़े हसास होते हैं कान, जो छोटी छोटी आवाज़ों को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। सो अगर किसी पर्सन के सेंसिटिव ईयर्स है ना, तो वो परसीव करेगा साउंड एज़ लाउडर, तो उसको जो आवाज़ आ रही है वो कैसी महसूस होगी, ऊंची, क्योंकि उसके कान क्या हैं, सेंसिटिव है। कंपेयर टू समवन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग कहते हैं सुनना, इम्पेयरमेंट कहते हैं खराबी, तो ऐसे बंदे की निस्बत जिसको सुनने में मुश्किल पेश आती है, ख़राबी पेश आती है, तो आप उसके सामने ऊंचा ऊंचा बोलेंगे तो उसको कोई नॉर्मल सी आवाज़ फील होगी, ठीक है। सो अब आगे देखें, हाउएवर कहता है लेकिन देयर इज़ अ फिज़िकल करेक्टरिस्टिक, यानी एक ऐसी करेक्टरिस्टिक भी है साउंड की, दैट रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द लिसनर्स हियरिंग एबिलिटी, जो कि नहीं डिपेंड करती। इंडिपेंडेंट का मतलब है डिपेंड नहीं कर रही, किस पर, सुनने वाले लिसनर के जो कान है, हियरिंग एबिलिटी है, उसके कान कैसे हैं, सेंसिटिव हैं या उनमें कोई ख़राबी है, इस पर डिपेंड नहीं करती। एक ऐसी करेक्टरिस्टिक भी है, दिस इज़ नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक हो गया। अब बच्चे ये MCQs के तौर पे इतनी बात याद रख लें, इसकी डेफिनेशन नहीं है आपके सिलेबस में, वो नहीं करवा रहा मैं, अगर आगे आती है तो मैं करवाऊँगा। पिछली बुक में इसकी डेफिनेशन थी, तो अब अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो वो पेपर में भी नहीं आएगी, ये कॉमन सी बात है ना। इतनी बात आपने याद रखनी है कि जो साउंड की इंटेंसिटी है ना, वो लिसनर के हियरिंग एबिलिटी पर डिपेंड नहीं करती, सुनने वाले के कान कैसे हैं इस पर नहीं डिपेंड करती हमारी इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या है, इट इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी, आप इसको मेजर कर सकते हैं, एंड डज़ नॉट रिलाई ऑन ह्यूमन परसेप्शन, ये इंसान के परसेप्शन या समझ या सुनने पर डिपेंड ही नहीं करती।